हेलो एवरीवन। कक्षा 9th वाले हमने भारत समकालीन भारत की पहली पुस्तक कंप्लीट कर ली है। आज हम दूसरी पुस्तक समकालीन भारत और विश्व का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्या थी फ्रांसीसी क्रांति, कहाँ हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन शासक था। ठीक है, तो दिया है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, दिया है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी मतलब कहाँ पर ये क्रांति कहाँ होगी, ये आंदोलन कहाँ होगा, फ्रांस में, है ना। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी, फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। फ्रांस का एक राजा रहता है लुइस। शासक कौन था, फ्रांस का राजा रहता है लुइस 16वां। लुइस 16वें को लिखा है, एक्स मतलब होता है 10, ये क्रॉस रहता है VI। ठीक है, इसका मतलब होता है 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। इसको ऐसे लिखते हैं ना। तो जो फ्रांस का शासक रहता है लुइस 16वां, उसके समय में फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई थी। और ये क्रांति क्यों की गई थी, कैसे हुई थी, इसकी एक कहानी है। अभी हम आपको बताते जाएंगे और आपको कराते जाएंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था, लुइस 16वां था। ठीक है, ये जब 20 साल का था, कितने साल का था, 20 साल की आयु में ये फ्रांस की गद्दी में बैठा या फ्रांस का शासक बना। इसका विवाह जो हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी एंतो से हुआ था। ठीक है, एंतो एने। ठीक है, ये कहाँ की राजधानी, राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है जहाँ की राजकुमारी कौन थी, एंतो एने। ठीक है, एंतो एने था। तो आपको लुइस 16वें के बारे में थोड़ा सा बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति में जो शासक था लुइस 16वां, वह कब गद्दी पर बैठा था, 20 साल की उम्र में, और उसका विवाह कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतो एनीस से हुआ। था। अब क्या किया था, जब ये शासक बना, मतलब जब ये फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उस समय जो फ्रांस में जो भी राजकोष रहता है, मतलब राज्य की जो संपत्ति रहती है, वह क्या थी, खाली हो चुकी थी। वह राज्य में क्या था, जो राजकोष रहता था वह पूरा समाप्त हो चुका था, खाली था। और जो भी थोड़ा बहुत संपत्ति या धन था राज्य में, तो वो भी आसपास के जो युद्ध कर रहे थे, युद्ध चल रहे थे, उनमें खर्च हो गया था, है ना, उनके सैन्य संचालन में खर्च हो गया था। अब इसके समय जब यह राजा बनता है तो फ्रांस में जो राजकोष रहता है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब जो लुइस 16वां रहता है वह अपने राजस्व में वृद्धि के लिए क्या करता है कि जो फ्रांस की जनता रहती है उनके करों में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है ना। तो जो फ्रांस की जनता रहती है उनके करों में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो इसने अपने शासन संचालन के लिए क्या किया था, इसका जो फ्रांस था, फ्रांस देश था, उसे 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला एस्टेट, दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट। ठीक है, ये 3 वर्ग थे। पहले एस्टेट में क्या रखे थे, पादरी वर्ग को रखा था, दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग को, और तीसरे एस्टेट में जो बिल्कुल छोटे वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे बड़े व्यापारी, वकील, किसान और भूमि किसान। ठीक है, ये सारे क्या थे, तीसरे वर्ग के लोग थे। तो फ्रांस में जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो 3 स्टेटों पर आधारित थी। पहले स्टेट पादरी वर्ग। पादरी वर्ग क्या करते थे, जो धार्मिक स्थान पर रहते थे, चर्च के लोग रहते थे ना, ठीक है, जो धर्म के आधार पर कर लेते थे, बड़े ये कहलाते थे, सबसे बड़े लोग कहलाते हैं ना, पादरी वर्ग। दूसरा रहते हैं कुलीन वर्ग, ये बड़े बड़े व्यवसायी रहते थे, थोक विक्रेता वगैरह, है ना, जो कार्य करते थे। और बाकी ये छोटे वाले हो गए, जैसे बड़े व्यापारी, किसान, भूमिकर, है ना, और भूमि किसान हो गए, ये क्या हो गए, छोटे, मतलब तीसरे स्टेट के लोग हो गए। तो क्या करता था जो
फ्रांस की जो व्यवस्था थी उसमें पहले स्टेट के लोगों और दूसरे स्टेट के लोगों से कर इनको सुविधा दी जाती थी, है ना। फ्रांस की तरफ से एक सुविधा दी जाती थी कि इन दोनों स्टेट से किसी प्रकार का कोई राज्य या देश के लिए कोई कर नहीं देना पड़ता था, और सारा कर जो देते थे वो कौन से देते थे, तीसरे स्टेट के लोग देते थे। ठीक है, तो करों में वृद्धि अब किसके लिए होगी, तीसरे स्टेट के लिए। समझ में आ रहा है। जो दो वर्ग फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो 3 चरणों में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरा एस्टेट। फर्स्ट स्टेट एस्टेट में बताया था पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में क्या था, बड़े व्यापारी, वकील, किसानों, ठीक है, भूमि किसान आते थे। फ्रांस की व्यवस्था में पहले और दूसरे एस्टेट के जो भी लोग रहते थे उनको क्या करता था, उनको किसी भी प्रकार के कर देने की सुविधा, मतलब वो किसी भी प्रकार के कर ना देने की सुविधा थी। वो किसी भी देश में जो भी कर लग रहा था इनसे वो कर नहीं दिया जाता था। सारा कर जो दिया जाता था तीसरे एस्टेट के व्यापारियों से, किसानों से और भूमि किसानों से लिया जाता था। ठीक है, अब जब फ्रांस में क्या कर दिया, करों की वृद्धि कर दिया। कौन, क्योंकि राजकोष समाप्त हो गया था। अब राजकोष में वृद्धि करने के लिए और सैनिक संचालन करने के लिए लुइस जो 16वां था उसने और क्या कर दिया, फ्रांस के जो तीसरे स्टेट से बस कर लिया जाता था तो इनके करों में और क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। अब कौन कौन से कर लिए जाते थे इनसे, पहला जो पादरी वर्ग के, अब क्या और एक और सुविधा दे दी इन दोनों को, कौन सी, यदि ये दोनों वर्ग चाहे तो इनसे इन पर भी सामंती कर लगा सकते हैं। मतलब जो भी आपसे यदि कोई पैसा लेता उधार तो आप इन पर कर लगा सकते हैं ना, इनको ये सुविधा थी ऊपर के दोनों वर्ग को। ये चाहे तो इनसे अपनी सेवा करा सकते हैं, इन पर कर लगा सकते हैं, अपनी हुकूमत इन पर चला सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरे वर्ग के लोग थे ये एक प्रमुख कारण था। इससे क्या हो रही थी, जो किसानी जनता रहती थी, किसान है ना, जो छोटे व्यापारी थे वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। करों में वृद्धि किस किसे एक लगा रहे थे, वो धार्मिक कर, क्या लगाते थे, धार्मिक कर एक लगाते थे, राज्य कर। अब नीचे जो तीसरे स्टेट के लोग रहते थे उन्हें दो प्रकार के कर देने पड़ते हैं। धार्मिक कर क्यों देना पड़ता था, क्योंकि पादरी लोग थे, पादरी लोग का जो स्थल रहता वो क्या कहता था, चर्च, है ना। चर्च लोग जो चर्च रहते हैं ना, चर्च में कौन पूजा करने जाता है, पादरी वर्ग के लोग जाते हैं ना। जैसे अपने हिंदू लोग कहाँ पूजा करते हैं, मंदिर में, वैसे पादरी वर्ग के लोग कहाँ पूजा करते हैं, चर्च में। तो चर्च के आधार पर या चर्च के नाम पर जो तीसरे स्टेट के लोग रहते थे उनसे कर लिया जाता था। इसे क्या कहा जाता था, धार्मिक कर कहा जाता था। राज्य कर, राज्य में या राज्य की संपदा की वृद्धि के लिए, ये देखो राज्य कर या अपने देश या अपने राज्य की संपदा में वृद्धि के लिए, राजस्व वृद्धि के लिए जो कर दिया जाता था वह राज्य कर कहा जाता था। ये क्या था, अप्रत्यक्ष कर था। अब और आगे आता है, अब इस धार्मिक कर जो लेते थे उनको क्या कहा जाता है और राज्य कर को क्या कहा जाता है, पूछा जाता है तो टाइल। ठीक है, तो चर्च के आधार पर जो धार्मिक कर लिया जाता था चर्च के नाम पर उसे कहा जाता था टाइल। क्या कहा जाता था, टाइल। कई बार पूछा जाता है टाइल क्या है, तो चर्च के नाम पर जो धार्मिक कर लिया जाता था उसे टाइट कहा जाता था, टाइट ना। अब राज्य कर, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए या राज्य की वृद्धि के लिए जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था टाइल। तो कहा जाता था टाइल। ये दोनों अच्छे से याद रखना, टाइल क्या है और टाइट क्या है। टाइल क्या है और टाइट क्या है, तो टाइट दारा है, टाइट है ना, तो धार्मिक का चर्च के आधार पर जो धार्मिक कर लिया जाता है वो टाइट। और टाइल क्या है, जो राजस्व वृद्धि के लिए, फ्रांस के राज्य में वृद्धि के लिए जो कर दिया जाता था वह टाइल कहलाता जाएगा। अब एक थी लीब्रे, पहली मुद्रा चलती थी फ्रांस में लीब्रे 1774 में। ठीक है, 1774 में इस मुद्रा को, जो फ्रांस की जो मुद्रा थी उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो लीब्रे नामक मुद्रा को कब खत्म किया था, 1774 में। अब क्या होता है आगे आपको देखता है, ये जो तीन वर्ग थे, ठीक है, ये हमने बता दिया फ्रांस में। अब धीरे धीरे लुइस सोलवे ने क्या कर दिया, कर में क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दिया, वृद्धि कर दिया। क्यों कर दिया था,
क्योंकि वह राज्य की संपदा को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। अब लुइस 16वें ने वृद्धि तो कर दी, अब क्या करना चाह रहा था, वृद्धि वो ऐसे नहीं कर सकता था, वो कुछ क्या करता था, एक मीटिंग होती थी, यदि कर में फ्रांस के जो राजा हैं यदि उनको कर में वृद्धि करनी है तो वो तीनों स्टेट के लोगों से उनको सलाह लेनी पड़ती थी, है ना। अब फ्रांस का राजा है लुइस, कौन, लुइस 16वां। अब वो क्या चाहता है कि और राजस्व में वृद्धि हो, इसके लिए वह करों को और बढ़ाना चाहता है। अब वो क्या करता है, करों को बढ़ाने के लिए एक बार क्या करता है, फिर से मीटिंग बुलाता है, ठीक है। तो पादरी वर्ग में रहते हैं 300 लोग, 300 सदस्य इसके रहते हैं मीटिंग में, 300 सदस्य इससे आते हैं 300, और 600 सदस्य जो रहते हैं वो इससे आते हैं इससे, ठीक है, तीसरे एस्टेट से, याद रखना। तो लुइस 16वां क्या करता है, करों में वृद्धि के लिए तीनों स्टेट के जो सदस्य रहते हैं उनसे सलाह लेता है कि हमें वृद्धि करना है। अब वो जानता है कि ऊपर के दो वाले तो मान जाएंगे, लेकिन तीसरे वाले जिनको कर देना, ऊपर के दो को तो कर नहीं देना, उनको सुविधा दी गई है ना कि वो किसी प्रकार का कोई कर नहीं देंगे, लेकिन कर कौन देना था, नीचे वाले। तो दिक्कत किसको रहेगी, नीचे वालों को। तो ये चाहेंगे कि अब कर में कोई वृद्धि ना हो। टोटल 600 लोग, लेकिन ये भी बहुत वो था है ना, सार्थक था, तो उसने पहले ही अपने 600 कैंडिडेट, अगर देखो ये पूरे कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और 6 12, 1200 लोग हो रहे हैं। 1200 लोग में से आधे से ज्यादा यदि मध्यस्थ पक्ष में होंगे तो उसकी बात मानी जाएगी। तो उसने देखो ये भी नहीं दे रहा है कर, ये भी नहीं दे रहा, तो 600 वोट तो पहले ही इसको मिल जाएंगे, है ना। 2000 यदि इससे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना पक्ष जीत जाएगा और उसका पक्ष क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो ये फिर करों में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, ठीक है। तो पहले स्टेट से, दूसरे स्टेट से और तीसरे स्टेट से, आपको ये होता है पहले, दूसरे और तीसरे। पहले स्टेट से जब ये बैठक बुलाता है, ठीक है, और ये बैठक जो होती है, आपको डेट बता दे रहे हैं, लुइस 16वां एक बैठक करता है, लुइस 16वें ने एक बैठक की थी, और ये जो बैठक बुलाई गई थी 5 मई सन 1789। बैठक कब हुई थी, 5 मई 1789 में, ठीक है, 5 मई 1789 में। पहले स्टेट से कितने आए थे, 300 सदस्य आए थे या 300 लोग, दूसरे स्टेट से 300 सदस्य, और तीसरे स्टेट से कितने आए थे, 600 सदस्य आए थे। पहले स्टेट के लोग जो थे पादरी वर्ग से थे, दूसरे के कुलीन से, और तीसरे क्या थे, किसान, भूमि किसान, बड़े बड़े व्यापारी, वकील थे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्रस्ताव जो दिया गया, इन्होंने हाँ कर दिया कि हमसे कोई कर नहीं लिया जा रहा है, आप तीसरे वर्ग से कर ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, हमारा जो वोट है आपके पक्ष में है ना, जिसके पक्ष में, लुइस इनके पक्ष में। अब ये जो 600 वर्ग थे, जो 600 व्यक्ति थे, इनको क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी ना कि हमारे ही कर में वृद्धि हो रही, कर तो हमको देना है। तो क्या होते हैं, अब एक ये जो ऐसी बेंच रहती है, ये बेंच ना आमने सामने एक चेयर रखी रहती है, तो आमने सामने जो चेयर रखी रहती है, तो ये जो 300 रहते हैं, एक 300 को इस तरफ बिठा देता है तथा दूसरे स्टेट के 300 व्यक्तियों को उसके सामने बिठा देता है। अब जो बच्चे जो 600 रहते हैं, तो 600 को क्या कर देता है, ये इनके पीछे खड़ा कर देता है, 300 इस तरह और 300 इस तरह। इससे भी ये दिखता है कि जो बड़े व्यक्तियों को पहले सीट में बिठा दिया और जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको खड़ा कर दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर भी जो ये 600 लोग रहते हैं वो खड़े रहते हैं और अपने एक ये प्रस्ताव लेके आते हैं कि अब किसी भी प्रकार की, इनका एक प्रस्ताव रहता है कि अब किसी भी प्रकार की करों में वृद्धि ना की जाए, इसके द्वारा, लुइस 16वें के द्वारा। और जो शासक की जो शक्तियां हैं, मतलब जो ये राजा है, राजा अपनी शक्तियों का सीमित उपयोग करे। अब ये 600 सदस्य थे, इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और इन 300 ने अपना प्रस्ताव रखा, ये 600 हो गए और ये 600, दोनों के मत बराबर हो गए थे, इनकी वोट भी 600 हो गई थी, इनकी वोट टोटल 600 थे। अब दोनों के पक्ष क्या थे, बराबर थे। लेकिन अब लुइस जो 16वां था
इसने क्या कर दिया, इनकी बातों को नहीं माना, जिससे क्या हो गए, ये जो 600 लोग थे, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, वो क्या हो गए, इस जो बैठक से वो मतलब गुस्से रूप में या क्रोधित होकर क्या कर दिए, ये बाहर आ गए, क्रोधित होकर ये बाहर आ गए और इन्होंने क्रांति को जन्म दिया। धीरे धीरे जगह जगह क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। ठीक है, अब जो ये 600 लोग आए थे, इन 600 लोग ये क्या थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे। इस बैठक में महिलाओं किसानों का आना क्या था, मना था। केवल इस बैठक में ओनली आए थे 600 शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग आए थे। इनका उद्देश्य एक ही था कि जो हमारे देश का जो राजा है या जो सम्राट है, उसकी शक्तियों को मतलब सीमित किया जाए, कम किया जाए, करों में बढ़ोतरी ना की जाए, बस ये उद्देश्य था। इसको लुइस जो 16वां था उसने नहीं माना था। तो जो किसान, बड़े व्यापारी, वकील और जो महिलाएं थी वो क्या हो गई, क्रोधित हो गई और धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप धारण करने लगे। जो भी उनके करों से सहमत नहीं थे, मतलब कौन से, ये छोटे स्टेट के लोग, वो जगह जगह जाके मतलब पूरे फ्रांस में धीरे धीरे क्या होने लगी, क्रांतियां होने लगी। अब इन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली की घोषणा, जो 600 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली की घोषणा। ठीक है, नेशनल असेंबली मतलब हम अपने आपने में क्या है, असेंबली। इन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी, मतलब हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम आपकी कोई भी नीतियों को नहीं मानेंगे, किसी प्रकार का कोई कर नहीं देंगे जब तक आप हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार जगह जगह जो छोटे वर्ग के लोग रहते थे वो जगह जगह एकत्रित हो गए, संगठन बना लिए और उन्होंने भी विद्रोह करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का क्या होने गया, जन्म हो गया और फ्रांस में एक बड़ी क्रांति के रूप में यह जन्म ले ली। तो ये कब की गई थी, सन 1700 कितना दिया था, 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था। बन जाएगा। अब अगला टॉपिक है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, है ना, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो भी वीडियो है आप ध्यान से देखना। ठीक है, ओके।